हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नेचुरल फिनोमेनास को बहुत फोकस से ऑब्जर्व किया हुआ है, स्पेशली बचपन में। अगर हमारे सामने फ्लोर पे कोई कीड़ा अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा हो तो बड़े गौर से उसके पैटर्न को देखते हैं। ये घर के सहन की दीवार पे किसी परिंदे ने घोंसला बनाया हो और वो वहाँ अपने बच्चों को खाना खिला रहा हो, या कोई परिंदा ज़मीन से किसी चीज़ को उठाने की ट्राई कर रहा हो, स्पेशली जब वो खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। और समटाइम हम उनके लिए रोटी का टुकड़ा या पानी वगैरह भी रखते हैं, राइट। यही काम आज से 150 साल पहले एक लड़की ने अपने घर बैठे किया था, पर वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो 19वीं सदी की एक बहुत मशहूर अमेरिकन पोइटस थी जिसका नाम है एमिली डिकिंसन। और उसने ना सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व किया बल्कि उसने उस पर गौर किया और उस पर शायरी ही लिख दी। अच्छा, ये लड़की 1830 में पैदा हुई थी एंड शी पास्ड अवे इन 1886। Hello everyone, I am Aksali and today we are going to explore a beautiful poem together and understand its meaning in a simple way. ये पोएम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसको फर्स्ट ईयर इंग्लिश के न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा, एमिली डिकिंसन अपने पावरफुल और गैर रवायाती अंदाज से पहचानी जाती है। जिस टाइम से वो बिलोंग करती है उस टाइम वुमेन के पास इतने राइट्स नहीं होते थे, तो जो राइटर्स पोएट्स भी होते थे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, जिसकी वजह से बहुत से इंग्लिश पोइटेसेस और राइटर्स की अगर लाइफ हिस्ट्री देखी जाए तो दे ऑल स्पेंड देयर लाइव्स डिप्रेस्ड। एमिली ने लाइफ के ऊपर, डेथ के ऊपर, नेचर पर बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। उसकी लाइफ बहुत क्वाइट थी। बीइंग अ वुमन शी वाज नॉट अलाउड टू लिव फ्रीली, और एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ गुजारी उसने, और अपनी फीलिंग्स को उसने हज़ारों पोइम्स की सूरत में लिखा। उसकी ये पोइट्री एक्चुअली उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी और फेमस हुई थी। उसकी अपनी लाइफ में शी कुडंट गेट एनी रिकॉग्निशन। पोएम का नाम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक, जो कि 1891 में पब्लिश हुई थी, और नेम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस पोएम में क्या बात होने वाली है। अच्छा, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन मैंने साथ में ऐड की है। नाउ लेट मी रीड द ब्यूटीफुल लाइन्स ऑफ द पोएम टू यू, उसके बाद हम इसकी डिटेल्स में चलते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सॉ, ही बिट एन एंगल वर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रॉ, एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास, एंड देन होप्ड साइडवाइज टू द वॉल टू लेट अ बीटल पास. He glanced with rapid eyes that hurried all abroad. They looked like frightened beads, I thought. He stirred his velvet head like one in danger, cautious. I offered him a crumb and he unrolled his feathers and rode him softer home. Then oars divide the ocean, too silver for a seam, or butterflies off banks of noon leap plashless as they swim. स्पीकर, जो कि पोएट खुद है, वो एक परिंदे को छुपके से ऑब्जर्व करता है जो कि एक रास्ते पर उतरता है और उसे पता भी नहीं होता है कि कोई उसको देख रहा है। परिंदा एक कीचुआ पकड़कर उसके 2 हिस्से करके उसको खा लेता है, फिर वो घास से शबनम पीता है और एक तरफ हो जाता है ताकि बीटल आसानी से गुजर जाए वहाँ से। उसकी आंखें बहुत तेज़ और बेचैन सी होती हैं जो डरे हुए मोतियों जैसी लगती हैं, और उसका नरम और वेलवेट जैसा हेड होता है और वो हर वक्त एहतियात से इधर उधर देख रहा होता है। जब स्पीकर उसे रोटी का टुकड़ा देता है तो परिंदा और ज़्यादा होशियार और खौफज़दा हो जाता है, जैसे ख़तरे में हो। फिर वो अपने पर खोलता है और बहुत नरमी से उड़ जाता है। उसकी जो उड़ान है वो इतनी स्मूथ होती है कि उसे समंदर के काटने वाले जो चप्पू होते हैं उनकी नरमी से कंपेयर किया गया है। उसकी मूवमेंट इतनी हल्की और ख़ूबसूरत होती है जैसे तितलियाँ बिना किसी शोर के हवा में तैर रही होती हैं। तो बेसिकली ये पोएम हाईलाइट करती है कि नेचर कैसे वर्क करती है, नेचर की एक अपनी खूबसूरती है, इसके अपने पैटर्न हैं, फिर ये कि इंसानों का रिलेशनशिप नेचर के साथ कैसा है, और वो हर चीज़ जो ह्यूमन क्रिएशन के बगैर एग्जिस्ट कर रही है उसका ह्यूमंस के साथ लिंक किस तरह से होता है, और नेचर ख़ुद को लेके सर्वाइव कैसे करती है। Now let's come to the imagery used in the poem. ये लैंग्वेज या वर्ड्स के ऐसे यूज़ को कहते हैं जिससे रीडर के माइंड में एक मेंटल इमेज क्रिएट होता है वर्ड्स को पढ़ते हुए। अगर हम पोएम से एग्जांपल लें तो लाइंस लाइक द बर्ड ईटिंग अ वर्म, इसी तरह से एक बर्ड की जो उड़ान है आसमान में वो उसी तरह स्मूथ, खुली और फ्री है जैसे स्काई एक खुला और फ्री है।
फिर जो बर्ड के ड्यू ड्रॉप पीने का सीन है वो एक इमेज क्रिएट करता है माइंड में। और इसी तरह से जब वो बर्ड उड़ रहा है या उड़ जाता है तो उसको दूर से देखो तो उसके विंग्स जो कि विप की तरह से वो मूव करते हैं क्विकली, तो उसका एक इमेज क्रिएट होता है माइंड में। दैट्स कॉल्ड इमेजरी। अच्छा, पोइट्री को ना और पावरफुल बनाने के लिए, यानी उसमें जो लाइंस बड़ी आर्टिस्टिक वे में बनाई गई होती हैं, उसके लिए ना राइटर्स कुछ लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग बना देती हैं। अब इस पोइम में ऐसी लिटरेरी टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। सबसे पहले मेटाफर है, जिसमें किसी चीज़ को सीधा किसी दूसरी चीज़ कह दिया जाता है कंपैरिजन दिखाने के लिए। यहाँ पे लाइन है कि देन ओवर्स डिवाइड द ओशन, मतलब बर्ड की विंग्स की मूवमेंट है, उसको बोट में यूज़ होने वाले जो चप्पू होते हैं उससे रिलेट किया गया है। इसी तरह से एक सिमिली होती है जिसमें ऐसे ही कंपैरिजन होता है मेटाफर की तरह, लेकिन वर्ड्स डायरेक्ट नहीं यूज़ होते हैं बल्कि लाइक या एज का वर्ड साथ में लगाया जाता है क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए। जैसे परिंदे की आइज़ को डरे हुए बीड्स बोल दिया गया है, और इसी चीज़ को हम पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन में भी लेकर आ सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है कि किसी भी चीज़ को कोई इंसानी क्वालिटी देना। अब यहाँ पे जो परिंदे का डर और शौक उसको लगता है जब उसको पता चलता है कि कोई उसको देख रहा है, तो ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, इंसान ऐसे इमोशंस शो करता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन के अंदर ये आ जाता है। फिर सिंबलिज्म एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, कलर, प्लेस या एक्शन का यूज़ किया जाता है एक डीपर मीनिंग रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में किसी चीज़ के थ्रू किसी और आइडिया को एक्सप्रेस करना। जैसे पोएम में बर्ड जो है वो फ्रीडम और नेचुरल इंस्टिंक्ट को शो कर रहा है। टोन और मूड दोनों लिटरेचर, राइटिंग, फिल्म्स, पोइट्री या कॉन्वर्सेशंस में यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। टोन एक राइटर या स्पीकर का एटीट्यूड या अप्रोच होती है, जैसे सीरियस बोल रहा है, फ़नी, एंग्री, सार्केस्टिक या होपफुल वर्ड्स यूज़ किए हैं उसने। पोएम में स्पीकर की टोन काम सी है, हैरानी से एक चीज़ को ऑब्जर्व करने वाली, तो उस तरह के वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं। इसी तरह से जो मूड होता है वो ऑडियंस या रीडर को जो फीलिंग आती है आफ्टर रीडिंग द पोएम, जैसे सैडनेस, टेंस, हैप्पी, स्केरी, पीसफुल, इस तरह की फीलिंग्स आना। पोएम का मूड शुरू में पीसफुल सा महसूस होता है, फिर थोड़ा सा वो टेंस हो जाता है जब बर्ड एकदम से रिएक्ट करता है ऑब्जर्वर को देख के, फिर एंड तक जाता है वो एक फ्रीज एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाता है। लास्टली इस पोएम में नेचुरल वर्ल्ड और इंसान के दरमियान एक नाजुक सा रिश्ता दिखाया गया है। इसका मैसेज भी यही है कि नेचर और ह्यूमैनिटी एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन ये कनेक्शन इनका जो आपस में वो बहुत डेलिकेट सा है जिसे आसानी से डैमेज किया जा सकता है। जो बर्ड है वो सिर्फ एक परिंदा नहीं है बल्कि नेचुरल फ्रीडम का एक सिंबल है, ऐसी आज़ादी जो किसी भी कंट्रोल में नहीं आ सकती और लेनी भी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल थीम इस पोएम का ये है कि नेचर अपनी आज़ादी और बैलेंस रखती है और इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बस रिस्पेक्ट कर सकता है, और यही उसको करना चाहिए। With that said, I hope you like this video's explanation, and if you want to keep learning about language and literature, please subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon. Until next time, take care, bye bye.